नमस्कार मित्रों, मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अर्थात आप सभी लोग अपना प्यार हमें दे रहे हैं, जिसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। मित्रों, इसके पहले हमने आपको डाइजेशन पढ़ाया। डाइजेशन का पार्ट फर्स्ट था। वहां पे हमने आपको बताया कि पाचन किसे कहते हैं, मुख में पाचन और अमाशय में पाचन। इसके बाद हम आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम समझते हैं पाचन क्या है। पाचन एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जटिल और अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदला जाता है। Digestion is a mechanical and chemical process in which complex and insoluble substances are changed into simple and soluble substances are known as digestion। इसे हमने डाइजेशन कहा। अब हमने इसके बाद बताया था आपको कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं और उन सलेवरी ग्लैंड से स्लाइवा अर्थात लार निकलता है। और लार में हमारे एक एंजाइम होती है जिसका नाम है टाइलिन, या इसे हम सलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं। यह जो टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज एंजाइम है, यह क्या करती है, यह हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है, मंड होता है, उस स्टार्च को माल्टोज में अर्थात कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदलती है। मतलब आपको स्टार्च को माल्टोज में चेंज करती है। इसके साथ साथ हमारे मुख में लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। यह जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करता है। हमने आपको यह भी बताया था कि जो लार होता है उसका पीएच 6.8 होता है और यह हल्का अम्लीय होता है। उसके बाद हमने बताया था कि भोजन मुख से ओइसोफेगस के रास्ते से हमारे अमाशय में जाता है। ओइसोफेगस में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, वहां से भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं और उसके पहले हमारे जो जी सेल से एक म्यूकस निकलता है, अमाशय में एक म्यूकस निकलता है जो पूरी अमाशय की दीवार को लेपित कर देता है, फैल जाता है, जिसके कारण उन गैस्ट्रिक जूस से, उन जठर रस से हमारे अमाशय की सुरक्षा हो सके। अब हमने बताया था कि गैस्ट्रिक जूस में प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन और HCl होते हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 1.5 to 2 इसका pH वैल्यू होता है और यह क्या करता है, भोजन का प्रिजर्वेशन, सड़ने गलने से बचाता है और हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये जो इनएक्टिव एंजाइम है प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट कर देता है और पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज में चेंज करता है। उसके बाद जो प्रोरेनिन है उसको HCl रेनिन में बदल देता है और रेनिन क्या करता है, दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का कार्य करती है। अब इसके बाद भोजन जो है, यहां तक हमने पढ़ाया था। अब पढ़ते हैं भोजन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, अर्थात इसे हम क्षुद्रांत, जो कि यहाँ पे दिया गया क्षुद्रांत भी कहते हैं, और छोटी आंत के डिओडेनम भोजन हमारा जो, अब देखिएगा यहीं पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे तो ऐसी चीज हाई स्कूल में नहीं दिया है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसके 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं डिओडेनम। क्या कहते हैं, डिओडेनम, जिसे हमने कहा ग्रहणी। दूसरा भाग होता है जेजुनम। कौन सा भाग होता है, जेजुनम। और तीसरा पार्ट होता है इलियम। ठीक है।
इसी को हम शॉर्ट रूप में कह सकते हैं DJI। क्या कह देंगे? DJI। आप DJI से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए हम भोजन को अब हम अध्ययन करेंगे कि ग्रहणी में भोजन का पाचन किस तरह से होता है, डिओड्रेनम में भोजन का पाचन किस तरह से होता है। तो अब हम एक हेडिंग कर देंगे अपनी ग्रहणी। ग्रहणी में भोजन का पाचन अर्थात डिओड्रेनम में भोजन का पाचन। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए यह अमाशय है, यह स्टमक से भोजन कहां आना है? डिओड्रेनम में। कहां आ रहा है भाई? डिओड्रेनम में। भोजन कहां आ रहा है? डिओड्रेनम में। अब देखिएगा स्टमक में जो भोजन था वो कैसा था? एसिडिक था। कैसा भोजन था? एसिडिक, क्योंकि वहां पे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl था। अब चूंकि भोजन एसिडिक है, अब भोजन अच्छा अमाशय में म्यूकस की लैपिंग हो गई थी, म्यूकस का लेयर बन गया था, जिसके कारण इसका कोई प्रभाव अमाशय पे नहीं पड़ा। अब जब भोजन अमाशय से इस डिओड्रेनम में आना है, अगर यह भोजन उसी एसिडिक रूप में रहेगा तो हमारे डिओड्रेनम यानी ग्रहणी को, हमारे डिओड्रेनम अर्थात ग्रहणी को नुकसान पहुंचा देगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि इस एसिडिक कंडीशन की, अमाशय से जो भोजन आ रहा है, भोजन क्या है? काइम है। इस काइम की अम्लीयता को दूर किया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि देखिए हमारा जो लीवर है, इस लीवर में बनता है बाइल। क्या बनता है भाई? बाइल। और यह बाइल जो होता है वह आकर के गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। कहां इकट्ठा होता है? गाल ब्लैडर में बाइल आता है और बाइल आके गाल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। ये जो बाइल है ना, इसका जो pH वैल्यू होता है वह 7.8 से 8.6 होता है। ये क्या होता है? क्षारीय होता है। अब यह गाल ब्लैडर से जो हमारा बाइल है वो आकर के इसी भोजन में ग्रहणी में क्या करता है? जैसे ही काइम ग्रहणी में इंटर करने वाला होता है, प्रवेश करने वाला होता है, गाल ब्लैडर से यह बाइल आकर के उस भोजन में मिल जाता है। तो हम जानते हैं कि यह कैसा है? बेस है, बेसिक नेचर है। और यह बेस और एसिड अम्ल दोनों आपस में मिलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? साल्ट बन जाता है, लवण बन जाता है। अर्थात इस अम्ल की अम्लीयता को यह बाइल दूर कर देता है। अब हमारे ग्रहणी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर उसके बाद देखिए और क्या होता है? इधर हमारा होता है पैनक्रियाज। क्या होता है भाई? पैनक्रियाज जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज से जो है, पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस, जिसे हम कह सकते हैं अग्नाशयी। क्या कह सकते हैं? अग्नाशयी रस कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस की एक ये बात होती है कि भाई इससे जो भी जूस निकलेगा वह बेसिक मीडियम में ही, क्षारीय मीडियम में ही ये एक्टिवेट होता है। जिस तरह से अमाशय से जठर ग्रंथियों से निकलने वाला रस एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है, ठीक उसी प्रकार से इस पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाज से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस है, वह किस माध्यम में एक्टिवेट होता है? क्षारीय माध्यम में एक्टिवेट होता है। ठीक है। अब एक चीज यहां पे हम आपको, अच्छा इसको हम यहाँ पे समझाते फिर बताते हैं। पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है, अब यह पैनक्रियाटिक जूस क्षारीय माध्यम में एक्टिवेट होता है और यह भी आकर के यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। हमने बताया था कि भाई हमारे जो आहार नाल है इसमें क्रमाकुंचन गति होती है, जिसके कारण वो भोजन मिलता रहता है। अब देखिए हमारे पैनक्रियाटिक जूस में जिस तरह से अमाशय से जठर ग्रंथियों में जठर रस निकले थे और उसमें कुछ एंजाइम थे जिसका नाम था पेप्सिन, रेनिन और HCl था, ठीक उसी प्रकार से हमारे अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है उसमें भी एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम है? जिसका नाम है ट्रिप्सिन, जिसे हम ट्रिप्सिन कहते हैं। कौन सा? क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन।
दूसरा होता है एमाइलेज, या कहीं कहीं दिया है डाइसैक्राइडेज। क्या नाम दिया है? डाइसैक्राइडेज। इसे हम एमाइलेज कर देंगे, एमाइलेज। और क्या है? लाइपेज, या इसी को स्टीएक्सिन भी, कहीं कहीं आप देखेंगे स्टीएक्सिन भी नाम दिया गया है। इसे क्या कर देंगे भाई? लाइपेज। अब यह जो कि किस माध्यम में एक्टिवेट होते हैं? सब क्षारीय माध्यम में। ठीक है। अब यहाँ पे भाई ठीक है, अब ट्रिप्सिन का क्या काम है, एमाइलेज का क्या काम है, और लाइपेज का क्या काम है, इसे हम जानते हैं। अब भाई डिओडनम में भोजन आ गया है, ये सब एंजाइम भी वहां पे पहुंच गई हैं। अब देखिएगा ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये जितनी भी एंजाइम है इस क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में एक्टिवेट हो जाती हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो ये क्या करती है भाई? मान लीजिए अमाशय में भोजन का सही से पाचन नहीं हो पाया, भोजन का क्या, प्रोटीन का। मान लीजिए कि अमाशय में प्रोटीन का कुछ पार्ट ऐसा है जिसका पाचन नहीं हो पाया, या गलतीवश छुप के निकल गया, तो जो प्रोटीन, जिस प्रोटीन का पाचन इस अमाशय में नहीं हो पाया, उस प्रोटीन का पाचन यहाँ पे होता है। अर्थात हम यहाँ पे ये देखे थे, अमाशय में हमने क्या देखा था? अमाशय में हमने देखा था, अमाशय की बात हम करते हैं, अमाशय में हमने देखा था कि ये जो हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन पेप्टोन्स में टूटी थी। किस में टूटी थी? पेप्टोन्स में। याद करिए आप सभी लोग। और किस में टूटी थी? प्रोटीओजेज में, प्रोटीओजेज में टूटी थी। लेकिन यहां पे क्या होता है, जो ट्रिप्सिन ये क्या करती है कि ये जो पेप्टोन्स है, ट्रिप्सिन क्या करती है भाई? यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या करती है कि जो पेप्टोन्स है, पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन क्या कर देती है? ट्रिप्सिन क्या कर देती है? इसे अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड अर्थात अमीनो अम्ल में तोड़ देती है। बात समझ में आ गई? प्रोटीन का सबसे सरलतम रूप है अमीनो अम्ल, इसे तोड़ देती है। एमाइलेज क्या करती है कि अब हमारे मुख में जो टाइलिन एंजाइम था, वह स्टार्च को मंड में तोड़ा था, मंड को माल्टोज में तोड़ा था, या स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा था। तो यहाँ पे एमाइलेज क्या करती है? जो भाई वहां पे माल्टोज था, उसको यह एमाइलेज क्या करती है? ग्लूकोज में तोड़ती है। किसमें तोड़ती है? ग्लूकोज में। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, हम भोजन में तेल, घी या लिपिड्स लेते हैं, तो जो लिपिड्स होते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं। तो ये जो बाइल है, ये बाइल क्या करता है? इस एसिडिक को तो न्यूट्रलाइज करता है, इन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, उसके साथ साथ जो हमारे भोजन में तेल है, घी है, वसा है, उनके बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। अर्थात यह जो बाइल है, यह क्या करता है? लिपिड का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। किसका करता है इमल्सिफिकेशन? लिपिड का। यानी कि जो लिपिड के बड़े बड़े अणु होते हैं, उनको सरल रूप में तोड़ने का काम करता है। कौन कर रहा है? ये बाइल। अब जब इस लिपिड का इमल्सिफिकेशन हो जाता है, लिपिड के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, उसको कौन तोड़ता है? बाइल। तो हम कह सकते हैं जो इमल्सिफाइड जो लिपिड के अणु हैं, जो लिपिड का छोटा छोटा अणु है, उस लिपिड को ये जो लाइपेज एंजाइम है, ये कैसे में करती है? फैटी एसिड में, फैटी एसिड अर्थात इसको हम कह सकते हैं वसीय अम्ल। किसमें? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। किसमें? ग्लिसरॉल में तोड़ देती है। किसमें तोड़ देती है? ग्लिसरॉल में तोड़ देती है। इतनी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे फिर से आप देख लीजिए, जो भोजन अमाशय में रहता है वह एसिडिक कंडीशन में होता है, उसे कायम कहते हैं। जब वह एसिडिक कंडीशन से हमारे इस छोटी आंत में
या छोटी आंत के ड्यूोडेनम वाले भाग में, ग्रहणी वाले भाग में आता है। तो चूंकि ये एसिडिक भोजन हमारे ग्रहणी को नुकसान कर देगा, इसके लिए हमारे लीवर से बाइल निकलता है। बाइल का पीएच 7.8 से 8.6 होता है, यह क्षारीय होता है और वह बाइल आके गाल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। और इस गाल ब्लैडर से यह बाइल जब जैसे ही भोजन स्टमक से ड्यूोडेनम में, ग्रहणी में आने वाला रहता है, यहाँ से बाइल निकलता है और बाइल निकल करके इस भोजन में मिल जाता है और मिल करके इस भोजन के अम्लीय प्रभाव को निरस्त कर देता है। दूसरा काम क्या है बाइल का, कि जो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, उन्हें एक्टिवेट करने का काम बाइल करता है। तीसरा काम क्या करता है कि हमारे भोजन में जो लिपिड हैं, तेल, घी, वसा जो खाते हैं, उनके बड़े बड़े जो अणु होते हैं, उन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। कौन? बाइल, जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी ये इमल्सिफिकेशन का भी काम करता है। अब उसके बाद अब जो अग्नाशयी रस से ये जो एंजाइम निकलते हैं, इनका काम क्या है समझते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, अर्थात जो अमाशय में जो पेप्टोन्स था, प्रोटीन जो टूटा था पेप्टोन्स में, उस पेप्टोन्स को यह ट्रिप्सिन अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल में तोड़ देती है। एमाइलेज क्या है भाई? हम भोजन जब शुरू में खाएं तो हमारी लार में जो टाइलिन एंजाइम थी, वह क्या की कि स्टार्च को, मंड को माल्टोज में तोड़ दी थी। अब उसी माल्टोज को ये जो एमाइलेज है या डाइसैक्राइडेज है, यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है? जो सिंप्लीफाई, इमल्सिफाई जो लिपिड था, इमल्सिफाई लिपिड को फैटी एसिड अर्थात वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। उम्मीद है कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसे मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मिटा रहे हैं। अब देखिए भाई, अब यहां से क्या होता है, अब यहां से क्या होता है कि भोजन हमारे इलियम वाले भाग में जाता है। जो छोटी आंत का सबसे नीचे वाला सिरा है, जो नीचे वाला पार्ट है इलियम, अब भोजन जाता है इलियम वाले भाग में। कहां जा रहा है? छोटी आंत के इलियम वाले भाग में जाता है, इलियम वाले भाग में जाता है। अब यहां पे देखिए, अभी तक तो ग्रहणी में अग्नाशय से अग्नाशयी रस आके मिल गया था, लेकिन हमारी छोटी आंत से, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत से एक जूस निकलता है जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। कौन सा जूस? इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, या इसे हम आंतरीय रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरीय रस, आंतरीय रस भी कहते हैं। और यहां पे हम कह सकते हैं हेडिंग क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र में पाचन, क्षुद्रांत्र में पाचन। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एक इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, अर्थात आंतरिक रस निकलता है, और यह इंटेस्टाइनल जूस जो ग्रहणी से जो भोजन आया था, उस ग्रहणी से आए हुए भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब चूंकि भाई इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, तो इसमें भी कुछ चीजें होंगी। इसमें इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है इरेप्सिन। क्या पाया जाता है? इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या है भाई? इरेप्सिन, बोलते रहिए, इरेप्सिन हो गया। एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सुक्रेज। क्या नाम है? सुक्रेज, इसे हम कहते हैं सुक्रेज। एक एंजाइम पाया जाता है माल्टेज। क्या नाम है भाई? माल्टेज। और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टेज। इसी हिसाब से हम देख सकते हैं माल्टेज, लैक्टेज। अब ये क्या करते हैं? अब हम इसको समझते हैं इरेप्सिन का क्या काम है। अब देखिए, मान लीजिए कि कुछ प्रोटीन का ऐसा पार्ट है, या प्रोटीन जो है कि पूरी रूप से डिओड्रम में नहीं पच पाई, ग्रहणी में नहीं पच पाई, प्रोटीन का कुछ भाग बहक करके नीचे भाग आया। तो ये इरेप्सिन क्या करते भाई? हमारी शरीर, ये सोच है, हमारे
शरीर में कि कोई भी आवश्यक इसेंशियल चीज, कोई भी पोषक तत्व बहक के बाहर न जा पाए, गड़बड़ा के भाग न पाए, इतनी तेज पहरेदारी है भाई। अब क्या करता है इरेप्सिन, क्या करता है, अब देखिए जो पेप्टोन्स वहां पे जो था, अर्थात जो प्रोटीन था, उस प्रोटीन को या जो पेप्टोन्स था उसको क्या करता है यह इरेप्सिन, उसको प्रोटीन या इसको हम कह सकते हैं पेप्टोन, जो हिंदी लिखते हैं इसी तरह से पेप्टोन लिख देंगे। ये इरेप्सिन क्या करती है अमाइनो एसिड, किसमें, अमाइनो एसिड अर्थात अमीनो अम्ल, किसमें भाई, अमीनो अम्ल में तोड़ देती है, ठीक है। और सुक्रेज क्या करती है, सुक्रोज को तोड़ती है। यह जो सुक्रेज है यह क्या करती है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करती है, सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। यह क्या करती है भाई, जो सुक्रोज है, सुक्रोज को सुक्रेज क्या करती है, सुक्रोज को सुक्रेज ग्लूकोज में परिवर्तित करती है, ग्लूकोज में। इसी तरह से माल्टोज को, माल्टोज जो है उसे माल्टेज क्या करती है, उसे माल्टेज क्या करती है भाई, इसे माल्टेज भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज में। इसी तरह से जो लैक्टेज है, लैक्टेज क्या करती है, लैक्टोज को, जो दूध में शर्करा होती है भाई, दूध पीते हैं मीठा लगता है, ज्यादा पक जाए तो उसमें दुग्ध शर्करा होती है, और उस दुग्ध शर्करा को इस लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। उसके अलावा लाइपेज भी होता है, लाइपेज भी होता है। फिर जो इमल्सिफाइड लिपिड है उस लिपिड को ये क्या करता है, लाइपेज, ये क्या करता है, फैटी एसिड अर्थात वसीय अम्ल, फैटी एसिड अर्थात क्या कर सकते हैं, वसीय अम्ल, और किसमें, ग्लिसरॉल, और किसमें, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल में इसे परिवर्तित कर देता है, ग्लिसरॉल में इसे हम क्या करते हैं, ये चेंज हो जाता है। तो इस तरह से, अच्छा जिसको हिंदी लिखना है माल्टोज लिख सकता है, माल्टेज, ग्लूकोज, लैक्टेज, लैक्टोज, लैक्टेज, ग्लूकोज, लिपिड यानी वसा, इसे क्या कहते हैं, वसा, लाइपेज और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। इस तरह से जो भोजन का पूरा पूर्ण रूप से लगभग पाचन हमारे इंटेस्टाइन में अर्थात छोटी आंत में, इस छोटी आंत के इलियम वाले भाग में हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत के सबसे निचले अर्थात इलियम वाले पार्ट में अंगुली के समान, अंगुली के समान एक संरचना होती है, अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। ये मान लीजिए अगर हमारी छोटी आंत का निचला वाला सिरा है तो इसमें ऐसी ऐसी संरचनाएं होते हैं जिसे हम हिंदी में दीर्घ रोम, हमारी छोटी आंत के निचले सिरे में अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं जिसे हम दीर्घ रोम क्या कहते हैं, दीर्घ रोम, अर्थात इसे हम विलाई या हम इसे विलाई भी कहते हैं। अब यह दीर्घरोम क्या करते हैं कि हमारी छोटी आंत की सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और जब सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे, देखिए यही जो कि हमारे इस इलियम वाले भाग में, छोटी आंत वाले भाग में हमारी ब्लड वेसल्स का, रक्त वाहिकाओं का, किसका भाई, रक्त वाहिकाओं, रक्त वाहिकाओं अर्थात ब्लड वेसल्स, किसका, ब्लड वेसल्स, वेसल्स का पूरा जाल होता है। इसमें यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये क्या करता है, जो दीर्घरोम है, विलाई क्या करता है, उसकी जगह को बढ़ा देता है, और जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवशोषण हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, वो जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है, सारे पोषक तत्व हैं, वो हमारे रक्त में, रक्त वाहिकाओं के अंदर जो रक्त है उसी में आ सके, क्या आ सके,
हमारी रक्त वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में सारे जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक पदार्थ हैं, वो क्या हो सके, आ सके वहां पे। ठीक है, अब जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, तो ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं तो क्या होता है, जब ब्लड क्या है, ब्लड एक सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी है, और जब उस सवारी गाड़ी पे सारे पोषक तत्व आके सवार हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं, तो ब्लड क्या करती है, उनको हमारी समस्त कोशिकाओं तक, ब्लड हमारे समस्त कोशिकाओं तक जाता है और सभी कोशिकाओं। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, यहां से जो छोटी आंत की इस भाग से इन पोषक तत्वों का हमारे ब्लड वेसल्स में यानी ब्लड के अंदर आ जाना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवशोषण, अवशोषण कहलाता है, या इसे हम एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। याद करिए, पोषण के 5 जो चरण थे, उन चरणों में हमने आपको बताया था अंतःग्रहण, पाचन और अवशोषण। अवशोषण क्या है कि पचे हुए पोषक तत्वों का, पोषक पदार्थों का हमारे ब्लड वेसल्स में आना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है या एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब ब्लड पे जब ये लोड हो जाते हैं तो उसके बाद ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, सभी कोशिकाओं तक जाता है, और फिर क्या होता है कि ये मान लीजिए ये ब्लड है, और ब्लड में सारे पोषक तत्व हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये सारे जितने भी, और जो मिनरल्स हैं ये सारे इसी में हैं। और जैसे ये देखिए, मान लीजिए हमारी कोई सेल है, तो अब ये क्या करते हैं कि इन ब्लड वेसल से ये निकल करके हमारे सेल्स के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं, सेल्स के अंदर, और इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण करते हैं। क्या करते हैं भाई, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, स्वांगीकरण, या इसे हम अंग्रेजी में एसिमिलेशन करते हैं। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन करते हैं। और यहीं पर देखिए, इस हमारी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जब ये जितने भी पोषक तत्व हैं हमारे ब्लड से, हमारे ब्लड से या ब्लड वेसल्स से निकल करके कोशिका के अंदर जाते हैं, इसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण या एसिमिलेशन करते हैं। और यहाँ पे सेल्स के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। इन्हीं पोषक तत्वों से क्या बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और उस ऊर्जा का उपयोग करके हम सभी कार्यों को करते हैं। ठीक है, अब और चीज देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम बताए नहीं है, एक हमारा जो है कि बड़ी आंत भी होती है। बड़ी आंत में भोजन का लगभग कोई पाचन नहीं होता है, पाचन यहीं तक छोटी आंत तक ही हो जाता है। अगर कुछ बचा खुचा है तो उसका पाचन वहां पे हो जाता है, वैसे होने की नौबत नहीं आती है। वहां पे क्या होता है कि जो हम पानी पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वहां से जल भी हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर आता है, और ब्लड से सभी कोशिकाओं तक वाटर पहुंचता है, पानी पहुंचता है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक था, अब देखिए हमने बताया था कि अंतःग्रहण इजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन अवशोषण हो गया, एसिमिलेशन हो गया, और उसके बाद क्या है, बहिक्षेपण। कौन सा बचा है, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, बहिक्षेपण, या इसे हम कह सकते हैं मल त्याग, या इसे हम कह सकते हैं एक्सक्रीशन, या इसे हम कह सकते, कहा गया था ईगेशन। ईगेशन करते हैं। ठीक है, ईगेशन क्या है, बहिक्षेपण क्या है। तो देखिए, अब हम पूरा इसको हमने और आपने देखा, तो यहां पे क्या हुआ कि हम जो भोजन ग्रहण किए, उस भोजन में जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी लाभदायक चीजें हैं, उनको जगह जगह पर हमारे भोजन से छान करके निकाल लिया गया, तोड़ करके निकाल लिया गया। अब जो ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, या ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के अंदर पच नहीं पा रहे हैं, तो
जो चीजें, जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हैं, जो पच नहीं पाए, वो क्या करती है, उनको हमारी शरीर क्या करती है, बाहर निकाल देती है। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको हमारा शरीर पचा नहीं पाती है और जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, उनको हमारी शरीर क्या करती है, बाहर निकाल देती है। और बाहर निकाल देने का मतलब कि जो नहीं पच पाते हैं वो क्या होते हैं, मलाशय में, कहाँ पर, ये जो मलाशय में जा करके मलाशय में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर मलाशय से एनस के द्वारा, एनस अर्थात गुदाद्वार के द्वारा समय समय पर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी को बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण क्या है, ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में पच नहीं पाते हैं अथवा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, उनको हमारी शरीर त्याग देती है, बाहर निकाल देती है, गुदाद्वार अथवा एनस के द्वारा बाहर निकाल देती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इगेशन या बहिक्षेपण। मतलब ऑल दोज सब्सटेंसेज which is not digested in our body or which is harmful for our body, that substances are क्या होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इगेशन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये पूरा पाचन आपको समझ में आया होगा। क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में बनाया था। दोनों पार्ट को देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने पूरा देखा। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।